नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। जो कल आधी रात से पहले सो गए थे, आज सुबह जब वे उठे हैं तो उनके लिए आज की सुबह शायद बहुत भारी है। जयललिता का निधन कल रात 11:30 बजे हुआ और तकरीबन 12:15 बजे अपोलो हॉस्पिटल ने इस बात का ऐलान किया या जानकारी दी। उसके बाद समूचे तमिलनाडु में और खास तौर से चेन्नई में जिस तरीके से अम्मा को लेकर लोग सड़क पर, और फिलहाल अम्मा का पार्थिव शरीर यानी जयललिता का पार्थिव शरीर राजाजी हॉल में रखा गया है। कल रात हॉस्पिटल से ही तकरीबन 1 बजे उनका पार्थिव शरीर पॉयस गार्डन ले जाया गया था एम्बुलेंस के साथ, और रात 1:23 पे राजभवन में शपथ ग्रहण भी हुआ। पेन्निसेल्वम, जो कि अम्मा के खास सबसे करीबी माने जाते थे और अक्सर मुश्किल के वक्त में पेन्निसेल्वम ही थे जो कि बार बार सीएम की जिम्मेदारी संभालते थे। हालांकि वो उस कुर्सी पर कभी नहीं बैठे जिस कुर्सी पर जयललिता बतौर मुख्यमंत्री बैठी, लेकिन पेन्निसेल्वम 32 मंत्रियों के साथ उन्होंने शपथ ली। और इन सब के बीच अब राजाजी हॉल में पार्थिव शरीर रखा गया है जो आम जन अंतिम दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए। और ये भी एक अजीबोगरीब संयोग है कि जिस राजाजी हॉल में आज जयललिता का पार्थिव शरीर है, अगर लौट चलिए 1987 में तो उस वक्त यहीं पर एमजीआर का पार्थिव शरीर रखा गया था और यहीं पे राजनीति की अपने बूते शुरुआत शायद खाने की कसम जयललिता ने ली थी। और 1987 से 2016 के दौर के बीच में तमिलनाडु की राजनीति को अपने हिसाब से चलाने वाली जयललिता अपनी शर्तों पर राजनीति भी करती रही और 5 बार मुख्यमंत्री भी बनी। और इन सब के बीच जयललिता ने जो लकीर एआईडीएमके के जरिए तमिलनाडु की सियासत में खींची, उस सियासत का मतलब बहुत साफ था। जो जन नेता के तौर पर ना सिर्फ अपनी पहचान बनाते हुए जयललिता यहां तक पहुंची, बल्कि जयललिता गरीब गुरबों के साथ जुड़ती चली गई। और उन्होंने उस लकीर को भी मिटाया जहां पर इस बात का जिक्र होता था कि डीएमके अगर दलितों के साथ है तो अम्मा अयंगर ब्राह्मण है। लेकिन जिन नीतियों को उन्होंने लागू किया वह स्थिति ऐसी थी कि अम्मा एक आम जन की ब्रांड भी बन गई। ब्रांड का मतलब यह है कि उनकी जिंदगी की जरूरतों से जुड़े सामानों के साथ जयललिता की पहचान जुड़ती चली गई। और महत्वपूर्ण यह भी है कि अब उनका पार्थिव शरीर राजाजी हॉल में रखा गया है। राजाजी हॉल में लगातार लोगों का तांता वहां पर अंतिम दर्शन के लिए बना हुआ है। बाहर जबरदस्त भीड़ है। जिस तरीके से समूचे तमिलनाडु में राजनीतिक तौर पर अन्ना को चाहने वाले, अम्मा को चाहने वाले, अम्मा के समर्थक, अम्मा के साथ खड़े लोग, ये बहुत ही उन लोगों के लिए दुखद स्थिति है क्योंकि राजनीतिक तौर पर बीते 2.5 दशक में जयललिता के अलावे जो उनको चाहने वाले थे उनके सामने उन्होंने सोचा ना होगा कि एक ऐसा दिन भी आएगा। और 68 बरस की उम्र कोई बहुत होती नहीं है, और ख़ास तौर से जो शख्स राजनीतिक तौर पर जिसने सार्वजनिक जिंदगी बचपन से ही जीनी शुरू कर दी हो। सार्वजनिक जीवन का मतलब यह है कि शुरुआती दौर में सिल्वर स्क्रीन महज 13 बरस की उम्र में, और उसके बाद 1984 में राजनीति में आना, राज्यसभा पहुंचना, एमजीआर के साथ खड़े होना, और 1987 में उनके निधन के बाद जिस तरीके से तमिलनाडु की विधानसभा में जयललिता ने अपनी पहचान बनाई, ये सारी स्थितियां बतलाती हैं कि जयललिता सिर्फ और सिर्फ एक सीएम भर नहीं बल्कि एक ऐसी राजनेता जिसकी पहचान, जिसकी चाहत लोगों के बीच में है। 4 बजे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार मैरीना बीच पर होगा और तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचेंगे। और यह माना जा रहा है कि चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके भी पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी वहां पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। आइए पहले एक पूरा सिलसिला समझते हैं कि किस तरीके से घटनाक्रम कल रात से ही यह हुआ। चौहत्तर दिनों तक संघर्ष के बाद करोड़ों उम्मीदों का चिराग बुझ गया। जिस अम्मा में तमिलनाडु के करोड़ों लोग अपना भविष्य देखते थे, उस अम्मा की सांसें थम गईं। जिस शख्सियत ने तमिलनाडु में रिकॉर्ड 5 बार मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली, वो जयललिता हमेशा के लिए सो गई।
अस्पताल के बाहर 2 दिनों से खड़े हजारों समर्थकों की दुआएं खाली रह गई। निधन की खबर मिलते ही लोगों का सब्र टूट गया। हर किसी की आंखें नम थी। समर्थक अस्पताल के बाहर रोते बिलखते रहे। विलाप करते समर्थकों की तस्वीर झकझोर देती है। इस करिश्माई नेता का जनता पर जादू ऐसा था कि जयललिता पर मर मिटने वालों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। चेन्नई के अपोलो अस्पताल ने रात 12:15 बजे प्रेस रिलीज जारी कर जयललिता के निधन की औपचारिक घोषणा की। अस्पताल के प्रेस रिलीज के मुताबिक जयललिता ने रात 11:30 बजे आखिरी सांस ली। रात में जयललिता को अस्पताल से घर ले जाने की तैयारी शुरू हो गई। भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच वाहनों के लिए स्पेशल ट्रैफिक कॉरिडोर बनाया गया। रात 12 बजे अपोलो अस्पताल के दरवाजे खुल गए और दिवंगत मुख्यमंत्री का पार्थिव शरीर घर के लिए चल पड़ा। अपोलो से जयललिता के घर ओएश गार्डन की तरफ जाता रास्ता समर्थकों से पटा पड़ा था। सड़क के दोनों ओर हजारों समर्थक खड़े थे। अब सबकी एक ही तमन्ना बाकी थी, किसी तरह अपनी अम्मा के अंतिम दर्शन हो जाए। आज माननीय अम्मा जी के नहीं रहने से हमारा तमिलनाडु अनाथ हो गया है। माननीय अम्मा जी गरीबों के लिए मसीहा थी। जैसे आप देख रहे हैं औरतें किस हिसाब से माननीय अम्मा जी के लिए रो रही। मैं उत्तर भारतीय हूं और आज मैं भी 30 साल से इस पार्टी में सदस्य हूं। माननीय अम्मा जी हम उत्तर भारतीयों के लिए एक मसीहा थी। माननीय अम्मा जी के शासन काल में हम उत्तर भारतीय अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब आगे भगवान की जो इच्छा होगी, हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि माननीय अम्मा जी की आत्मा को शांति प्रदान करें। गरीबों की मसीहा थी। हम जैसे अनाथों को लिए देखने के लिए वो सब कार्य करती थी। चाहे हम लोग कहीं भी रहें, हमारी सेफ्टी सबसे पहले। किसी के यहाँ भी कुछ भी हो जाए उसकी सेफ्टी के लिए ऐसा कोई नहीं था कि वो पॉलिटिक्स नहीं थी। वो सबकी सेफ्टी देखती थी पहले और सबके मिलके चलती थी, अपने सबको जोड़ के चलती थी। तमिलनाडु में 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। सभी स्कूल और कॉलेज 3 दिनों तक बंद रहेंगे। लाखों दिलों पर राज करने वाली तमिलनाडु की लोकप्रिय मुख्यमंत्री अब नहीं है। रविवार को कार्डियक अरेस्ट के बाद से ही जयललिता की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही थी। जयललिता को ECMO और दूसरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद जयललिता की जिंदगी की डोर टूट गई। चेन्नई में रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। जयललिता का ना रहना शायद तमिलनाडु नहीं बल्कि भारतीय राजनीति में एक ऐसी शून्यता है जिसको लेकर कह सकते हैं कि 80 के दशक में हिंदुस्तान में बहुत सारे राजनेता इस रूप में निकले जिन्होंने अपने तरीके से अपनी राजनीतिक लकीर खींची, लेकिन जयललिता की पहचान सिर्फ राजनीतिक लकीर खींचना वर नहीं था। उन्होंने जो राजनीतिक प्रयोग किए और आम लोगों से जुड़कर किए, जिसका जिक्र वहां पर अब लोग भी कर रहे हैं, और उनके भीतर जो दुख है और जिस तरीके का संताप है, वो सारी स्थितियां बतलाती हैं कि अम्मा का मतलब सिर्फ वहां पर यह नहीं था कि अम्मा है मुख्यमंत्री के तौर पर। खुद जयललिता विधानसभा 1989 का दौर, जब विधानसभा में उनके साथ बदसलूकी हुई तो उन्होंने इस बात का ऐलान किया था विधानसभा तभी लौटेंगी जब महिलाओं की सुरक्षा होगी। और महिलाओं की सुरक्षा का मतलब उस वक्त यही था कि दरअसल विधानसभा में जो मुख्यमंत्री अगुवाई करता है लोकतंत्र के मंदिर को, तो उसे लोगों की सुरक्षा के साथ जुड़ना होगा। और वजह भी यही रही। DMK ने उनके साथ जो बदसलूकी की, शायद इसीलिए जयललिता की पहचान दो तरफा थी। एक तरफ आम लोगों के साथ जुड़ना, उनकी सुरक्षा, और दूसरी तरफ जिन्होंने उनके साथ बदसलूकी की उनसे बदला भी लेना। राजनीतिक और सियासी तौर पर जयललिता जिस तरीके से आगे बढ़ रही थी वो लोगों के दिलों में रही। शायद इसीलिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे आज के दिन किस रूप में कैसे याद किए जाए, ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि राजनीतिक तौर पर भारतीय राजनीति में पहला प्रयोग जयललिता के जरिए ही हुआ कि जब 1 रुपए का चावल दिया जाए
ग्राइंडर मुफ्त में दे दिया जाए और उसके बाद इडली और डोसा जो तमिलनाडु में कहते हैं लाइफलाइन है, वह लोगों के रोजगार से जुड़ जाए और इन सब के बीच गरीबों को बिजली भी मुफ्त दी जाए, जिससे उनके जिंदगी चलाने में और उनके द्वारा राजनीतिक तौर पर दी गई भेंट ही जिंदगी चलाने का हिस्सा बन जाए। ये एक अजीबोगरीब राजनीतिक प्रयोग था जिसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने 90 के दशक के बाद लगातार अपनाया, चाहे वो छत्तीसगढ़ की राजनीति हो, यूपी की राजनीति हो, बंगाल की राजनीति हो, हर जगह इस तरह के प्रयोग हुए। लेकिन शुरुआती दौर में सबसे पहले जयललिता ने ही इसका प्रयोग किया और शायद इसीलिए जयललिता के अंतिम संस्कार जब आज 4 बजे राजकीय सम्मान के साथ मैरिन बीच पे किया जाएगा तो वहां पर कितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी होगी, शायद ये सोचकर ही अभी से लोग सोच रहे हैं कि किस स्थिति में ये सब कुछ होगा। हालांकि सुरक्षा बंदोबस्त पूरे राज्य में चाक चौबंद किए गए हैं, तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने की संभावना भी है वहां पर। और इन सब के बीच चूंकि कल रात 1:23 पर पेनिसलम ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ली, 32 मंत्रियों के साथ शपथ ली और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से जयललिता का अब अंतिम संस्कार होगा उसके बाद राज्य में किस रूप में जनता उसे अपने तौर पर लेती है, इसको लेकर भी कई तरह की आशंकाएं जरूर जताई जा रही है। तमाम नेता जो दिल्ली में बैठे हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, वो क्या इन सब के बीच सोच रहे हैं। बीजेपी के नेता संबित पात्रा और कांग्रेस के नेता सुरजेवाला दोनों क्या सोचते हैं, चलिए उनसे जरा बातचीत जो हमारे संवाददाता ने की सुनिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और AIADMK की महासचिव जयललिता का निधन हो गया है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा जी से। संबित पात्रा जी, पहली प्रतिक्रिया इस पर। देखिए, बहुत दुखद विषय है आज हिंदुस्तान की राजनीति के लिए। जयललिता कोई साधारण महिला नहीं थी। जिस प्रकार से संघर्ष करके वो यहाँ तक पहुंची और जिस प्रकार का एक दिशा निर्देशन तमिलनाडु की राजनीति को उन्होंने दिया, वो अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। किसी भी पार्टी के हम हो सकते हैं, मगर व्यक्ति, उसके विचार, उसके संस्कार और उनकी जो काम करने की इच्छा शक्ति थी, वो अपने आप में अद्भुत था। हम उनको सलाम करते हैं और आज हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी आत्मा को शांति भी दे और तमिलनाडु के लोगों को शक्ति दे कि जिस प्रकार से उनका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, एक क्षति हुआ है, इस शक्ति को वो सह सके। तमिलनाडु के लोग खासकर बहुत भावुक होते हैं इस तरह के मौकों पे, तो किस तरह के? नहीं, आज केवल तमिलनाडु के लोग भावुक है ऐसी बात नहीं है, आज पूरा हिंदुस्तान भावुक है। देखिए, रात 12 बजे हैं और हम सब जगे हुए हैं और हम सब देख रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि अम्मा किसी तरह वापस आ जाए, कोई चमत्कार हो जाए। अब ये चमत्कार नहीं हो पाया, मगर बहुत कष्टदायक है ये। आप विश्वास नहीं करेंगे कितना कष्ट दिल को हो रहा है। वो हमारी पार्टी की नहीं थी, मगर फिर भी एक अच्छी इंसान थी, एक अच्छी अम्मा थी और जिस प्रकार से अम्मा ने गरीबों के लिए चिंता की और अपने राष्ट्र, अपने प्रदेश के लिए चिंता की, ये अपने आप में वाकई बहुत बड़ा विषय है। खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस विषय में अपना चिंतन व्यक्त किया है, वो भी बहुत दुखी हैं। उनका ट्वीट भी हमारे सामने आया और अमित शाह जी के भी चिंतन को हमने देखा। स्वाभाविक रूप से आज पूरा भारत शोक में डूबा हुआ। माना जाए तो रुपहले पर्दे से यथार्थ तक का सफर किसी परिकथा से कम नहीं रहा जयललिता का। जयललिता जिन संघर्ष को जिस तरीके से जिया, 2 वर्ष की उम्र में पिता को खोना, उसके बाद मां का साया और मां ने कभी कोई तकलीफ होने नहीं दी और इसीलिए शायद मां की मृत्यु के बाद MGR का साथ, राजनीतिक तौर पर शिरकत इस राजाजी हॉल में रखा गया। हमारी संवाददाता रोनी मौजूद है, हम सीधे पहले वहीं चल रहे हैं। रोनी, क्या हो रहा है, किस रूप में वहां पर लोग अंतिम दर्शन के लिए वहां पर हैं और आज 4 बजे कहा जा रहा है राजकीय सम्मान के साथ जो अंतिम संस्कार होना है उसकी क्या तैयारी है वहां पर? जी, मैं राजाजी हॉल में हूं और मैं अगर आपको दिखा सकती हूं कि भीड़ जम गई है। पहले से ही सुबह से लोगों की भीड़ यहां पे है। उनकी पार्थिव शरीर को अपने जिस तरह से वो यहाँ पे रिस्पेक्ट देने की पूरी यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। AIADMK के झंडे लेके यहाँ घूमते हुए लोग आ रहे हैं। उनका एक ही बात है कि वो अम्मा है हमारी और उनके बिना कुछ होता नहीं है और उनको एक सबसे बड़ी सदमा यही है कि अब जितनी वो लड़ रही थी अपनी ज़िंदगी के साथ, जिस तरह से अपने पॉलिटिकल करियर में वो लड़ी हैं, वैसे ही वो अपनी ज़िंदगी के साथ भी लड़ी। पर जब लड़ी तो इस तरह लड़ी हौसले के साथ। अम्मा இப்போ நீங்க பார்க்க வந்திருக்கீங்க, அம்மா மாதிரி வேறு யாரு உங்களுக்கு ADMK அது மாதிரி நீங்க பார்க்குறீங்களா? அம்மாவுக்கு நிகர் அம்மா தான், அது மாதிரி யாரும் ஆண்டவனுக்கு தான் தெரியும்.
எங்கள் அம்மா தான். அம்மாவுக்கு நிகர் அம்மா தான். அம்மாக்கு நீங்க இப்போ என்ன சொல்ல பார்க்குறீங்க? அம்மா நான் தமிழ்நாடு என்பது யாரும் காப்பாற்றுறது. अम्मा माने हमारे माँ जैसी है और कोई नहीं हो सकता। अब सवाल यही बोल रहे हैं कि और तमिलनाडु को कौन उसकी रक्षा कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से जितना प्यार है जे जयललिता जो मुख्यमंत्री की तरफ से हुए हैं यहाँ पे है, वो बहुत ज़्यादा प्यार लोगों के बीच में इसलिए क्योंकि वो जनता के साथ कनेक्ट कर सकती थी। अम्मा कैंटीन हो, अम्मा उनकी जितने भी अम्मा सॉल्ट हो, अम्मा मेडिकल एड हो, जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि अगर उनकी पॉपुलैरिटी की बात करें तो सबसे पॉपुलर वो रहे हैं तो वो औरतों के साथ रहे हैं। और ये इसलिए है क्योंकि इनकी जिस तरह से उनकी कनेक्ट है लोगों के साथ, उनकी औरतों के साथ, जब भी घर में कुछ समस्या होती थी अपने अलग अलग स्कीम्स के साथ वो लोगों के औरतों के साथ कनेक्ट करती थी। और लोग अब भी अपने रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पे हैं। सुबह से लेके करीब 4 बजे से खड़े हुए हैं और जब यहाँ से राजाजी हॉल से यहाँ निकलेगी 4:30 बजे उनकी स्टेट ऑनर्स के साथ उनकी अंतिम संस्कार की जाएगी। रोनी, आपके पास तुरंत लौटते हैं जानकारी के लिए कि 4:30 बजे अंतिम संस्कार जो राजकीय सम्मान के साथ होगा। बड़ी तादाद में वहाँ पर लोगों का पहुँचना भी शुरू है राजाजी हॉल में। ये वही जगह है जहाँ एक वक्त MGR का पार्थिव शरीर था। अम्मा उस वक्त राजनीति में कदम रख रही थी, लेकिन इन वर्षों में जो पहचान अम्मा ने बनाई और लोगों के दिलों में राज करती रही, और आज शायद वो तमाम दिल किसी न किसी तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए जुट रहे हैं। संघर्ष करते हुए सिल्वर स्क्रीन से राजनीतिक तौर पर पहचान बनाने वाली जयललिता लोगों के दिल जब वो नहीं है तो जितनी बड़ी तादाद में समूचे तमिलनाडु से लोग अब एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं और वो है चेन्नई की दिशा। और उसमें जो जल्दी पहुंच रहा है वो इस वक्त राजाजी हॉल की तरफ उसके कदम बढ़ रहे हैं। वो अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहता है। श्रद्धांजलि के लिए जिस तरीके से लोगों का तांता राजाजी हॉल के बाहर लगा हुआ है, एक कतार बनाई गई है और उसमें खास तौर से जिस तरीके से पार्थिव शरीर रखा गया है ठीक राजाजी हॉल के ऊपर सीढ़ियों के बाहर, उसमें लोग दूर से दर्शन कर सके और अंतिम संस्कार से ठीक पहले जो अंतिम दर्शन है उसके लिए ये व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में ये सीढ़ियां हैं जो कि राजाजी हॉल की ऊपर जाती है और उसी के बरामदे में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। तमाम जो नेता हैं उनकी मौजूदगी है। ये उनका पार्थिव शरीर जो मौजूद है इस वक्त, पार्थिव शरीर के नज़दीक तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी है। पेन्नीसेलवन के कैबिनेट जो कल तक जयललिता के कैबिनेट के हिस्से में थे उनकी मौजूदगी है। AIDMK के नेताओं की मौजूदगी है। एक किनारे वेंकैया नायडू जो कि BJP के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी लगातार वहां पर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री कुछ देर बाद दिल्ली से रवाना होने वाले हैं। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की शिरकत उनके अंतिम संस्कार के वक्त होगी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी जो लगातार इससे पहले शोक व्यक्त कर रहे थे अब वह भी तमिलनाडु या कहीं चेन्नई पहुंचने की स्थिति में है। लेकिन सबसे बड़ा क्षण इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से अपनी नीतियों के जरिए तमिलनाडु की राजनीति नहीं बल्कि देश को भी एक दिशा यह दी कि जो गरीब लोग हैं, जो हाशिए पर पड़ा तबका है, उनके साथ कैसे जुड़ा जाए। जयललिता ने जीते जी उनके साथ उन नीतियों के आश्रय खुद को जोड़ लिया जिसमें आप कह सकते हैं कि उनकी जिंदगी की जरूरतें किस रूप में जयललिता की नीतियों के साथ जुड़ जाए। और शायद यही वजह है कि 1 रुपए किलो चावल का जिक्र हो या फिर ग्राइंडर मुफ्त में देना हो राजनीतिक तौर पर, यह भी एक पहचान और लोगों के रोजगार के साथ उनकी जिंदगी के साथ जुड़ती चलेगी। और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी, चूंकि खुद एक वक्त जयललिता जब विधानसभा में अपने आप को असुरक्षित 1989 में महसूस करके वहां से निकली थी, उसके बाद उन्होंने कहा था उसी वक्त लौटेंगी जब राज्य में महिलाएं सुरक्षित हों। और शायद वह एक ऐलान था, मुनादी थी कि अब लौटूंगी तो CM होकर। और उसके बाद CM पद 1991 में जब मिला उन्हें तो उन्होंने राज्य में सबसे पहले कानून व्यवस्था को ठीक किया पहले दौर में। दूसरे दौर में कहते हैं उन्होंने लोगों के साथ अपना जुड़ाव शुरू किया और वो जुड़ाव नीतियों के आश्रय था जिसमें लोगों की जरूरतों के साथ राज्य किस रूप में काम करता है ये एक बहुत प्रतीकात्मक था लेकिन बहुत ठोस था। और शायद यही वजह है कि पहली बार तमिलनाडु की राजनीति ने जो नीतियां जनहित के लिए लागू की थी वह नीतियां समूचे देश के अलग अलग राज्यों ने उसे लागू भी किया। और शायद यही वजह है कि मौजूदा वक्त में कोई भी राजनीतिक दल जयललिता को उस राजनीति के खांचे में डालकर नहीं देख पाएगा जो कि AIDMK की एक विचारधारा थी, बल्कि उससे इतर जयललिता की पहचान कहीं उससे संघर्ष करते हुए अपने साथ लोगों को आगे ले जाने वाली सोच थी। और इसीलिए एक जननेता के तौर पर
जयललिता के पहचान। वेंकैया नायडू जो कि लगातार कल से वहां मौजूद हैं, वह उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। मैडम जयललिता जी's demise is a big loss to the country. She was an able administrator, dynamic. She had conviction and courage. She has initiated so many reforms in the administration and also have taken up number of welfare measures for the poor. वेंकैया नायडू को जाहिर है बहुत सारी चीजें जहन में होंगी। जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और समर्थन जयललिता का था और कहा जा रहा था चाय पर वो आई थी और चाय के प्याले में सियासी उफान उठना था, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त वेंकैया नायडू से ही कहा था आप देखिए और संभालिए चीज़ों को। तो वेंकैया नायडू खासे नज़दीक और राजनीतिक तौर पर किस रूप में जयललिता, हालांकि जयललिता ने हमेशा खुद की मानी, चाहे वो वाजपेयी का दौर हो या सोनिया का दौर हो, अपनी सियासत वो खुद ही साधती रही। और इन सब के बीच सियासत का मतलब कहीं लोगों से जुड़ना भी था और शायद यही वजह है जब अंतिम सफर की शुरुआत कल रात हुई तो चेन्नई की सड़कों पर नजारा उनके अपने चाहने वालों का जिस रूप में उमड़ पड़ा, वह एक लिहाज से कहें तो लोगों के दिल के भीतर का गुबार था। जिस पोएस गार्डन में अम्मा की एक झलक पाने की उम्मीद लिए लोग आते थे, वहां बीती रात हाहाकार मचा था। जयललिता के पार्थिव शरीर के साथ मंत्रियों का काफिला पोएस गार्डन पहुंचा तो शोक में डूबे लोगों का धैर्य टूट गया। लोगों ने एम्बुलेंस को चारों तरफ से घेर लिया, जैसे अम्मा को अपने से दूर नहीं जाने देंगे। वैसे तो जयललिता के निधन का ऐलान होते ही पोएस गार्डन में पुलिस की जबरदस्त तैनाती कर दी गई थी, लेकिन सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। बैरिकेड टूटने लगे, पुलिस की घेराबंदी बिखर गई। लोगों को पीछे ढकेलने के लिए पुलिस ने लाठियां भी चलाई। हालात बिगड़ने से पहले आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश में जुट गए। रोते बिलखते छाती पीटते लोग अपनी नेता के नहीं होने की हकीकत मानने को तैयार नहीं थे। अम्मा की सेहत के लिए तमाम मंदिरों में पूजा और हवन करने वाले उनके समर्थकों के लिए चमत्कार की आखिरी उम्मीद टूट चुकी थी। बड़ी मशक्कत के बाद गाड़ियां इंच दर इंच खिसकती हुई आगे बढ़ सकी। अपोलो अस्पताल से पोएस गार्डन के बाद लोग राजाजी हॉल की तरफ बढ़ चले, जहां अंतिम दर्शन के लिए जयललिता का पार्थिव शरीर रखा गया है। चेन्नई के मरीना बीच पर आज जयललिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा और एमजीआर और अन्ना दुरई के स्मारक के पास ही जयललिता का भी स्मारक बनेगा। राजनीति में जयललिता के साथ करिश्माई और मसीहा जैसी नेता का एक दौर खत्म हो गया, लेकिन तमिलनाडु की जिस जनता के लिए वो अम्मा की तरह थी, वो राजनीति से अलग भाव है। चेन्नई से अक्षयनाथ और रेवती रमन के साथ आज तक ब्यूरो। मैरीना बीच पे अंतिम संस्कार होगा और उससे पहले श्रद्धांजलि देने के लिए राजाजी हॉल में रखा गया। वहीं पहले सीधे चल रहे रोहिणी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रोहिणी, जिस तरीके से कतारों में लोग आ रहे हैं, हाथ ऊपर उठाए हुए हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी वहां पर नजर आ रही है, इन सब के बीच कई सवाल लोगों के जहन में जाहिर होंगे कि अब अम्मा नहीं तो आगे क्या। लेकिन मौजूदा वक्त में आज के दिन किस तरह की तैयारी है, खास तौर से सुरक्षा बंदोबस्त के मद्देनजर, खास तौर से अंतिम संस्कार के मद्देनजर? सुरक्षा कर्मियों के बंदोबस्त की बात करें तो पूरी जो फोर्सेस हैं हर किसी को यहाँ पे तैनात करने की, चेन्नई की पुलिस को तो करने की पूरी कोशिश में है। करीब हमें बताया जाए पुलिस की तरफ से कि करीब यहाँ पे 4 या 5 हज़ार
पुलिस सुरक्षा कर्मियों को तैनात किए हैं सिर्फ राजाजी हॉल और मरीना बीच के आसपास, क्योंकि जितने लोग आ रहे हैं और इतनी बड़े तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं उनको काबू में रखने के लिए बहुत मुश्किल होगा और इसीलिए उनकी इतनी फोर्सेस चाहिए। बाकी की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे भी करीब हर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे सुरक्षा कर्मियों को तैनात किए गए हैं। पूरे तमिलनाडु में देखा जाए तो 16,000 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल को रखे हैं। अब मैं दिखा रही हूँ आपको कि शशिकला नटराजन जो जयललिता के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनके साथ उनकी पॉलिटिकल करियर में, उनकी पर्सनल लाइफ में भी रह चुकी हैं। उनकी बहुत अहम भूमिका है उनकी ज़िंदगी में, और इसलिए क्योंकि हर चीज़ में जब भी डिसीजंस होते थे एक दूसरे से वो संपर्क में रहते थे और एक दूसरे से कंसल्ट करके ही वो अपने डिसीजंस लेते थे। और पिछले इलेक्शंस में भी हमने देखा था कि किस तरह से AIADMK के जो पार्टी के कैंडिडेट्स थे वो शशिकला ने ही खुद से उन्होंने एक्चुअली उनको चूज़ किया था। उसके बाद ही ये पूरे इलेक्शंस लड़ गए थे और हमें पता है कि किस तरह से जयललिता जीती, और वो भी ऐसी जीती कि हर किसी को पता भी नहीं था कि वो इस तरह से जीत भी पाएगी। तो आगे का जिस लोगों की बात है कि कमान कौन संभालेगा, हमें पता है कि वो पनीरसेल्वम अब मुख्यमंत्री रहेंगे, वो AIADMK की कमान संभालेंगे। पर आगे कितने लोग हैं AIADMK में जो जयललिता की जिन्होंने अभी तक जो उन्होंने रणनीति ADMK के लिए रखी है वो आगे कौन लेके जाएंगे वही देखना पड़ेगा, क्योंकि ADMK पार्टी MGR के टाइम पे बहुत बड़ी पार्टी थी और जब जयललिता खुद यहाँ पे उसको आगे बढ़ाई ही इतने सालों से, तो अब सवाल है कि आगे क्या, और आगे वो एक नेता होनी चाहिए AIADMK में जो AIADMK के उस स्तर पे लेके जाएं जो MGR और जयललिता ने ले गए थे। राजनीतिक तौर पर जो जिक्र कर रहे हैं हम उस पर आए, उससे पहले एक जानकारी और चाहेंगे कि ये राजाजी हॉल से मरीना बीच की दूरी क्या है, और चूंकि 4:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा और प्रधानमंत्री भी कुछ देर बाद दिल्ली से रवाना होने वाले हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रहेगी, किस तरह की व्यवस्था शाम के अंतिम संस्कार के मद्देनजर है वहां पर? राजाजी हॉल और मरीना बीच की दूरी ज़्यादा नहीं है, करीब 2 या 3 किलोमीटर की ही दूरी है, और ये पूरी समुद्र तट से ही जुड़ी हुई है ये पूरी जगह। और इसलिए क्योंकि ये जहाँ पे है इसको अन्नासाला या माउंट रोड कहा जाता है। यहाँ से एक पूरा यहाँ से कॉन्वॉय निकलेगी और सीधे मरीना बीच की तरफ लेकेंगे, अंतिम संस्कार वहाँ किया जाएगा। और चूँकि खुद प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत कड़ी की गई है, इसके साथ साथ जो आसपास जो बाकी के राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो भी आ रहे हैं, और बाकी जो नेशनल लीडर्स हैं जैसे कि वेंकैया नायडू कल रात से जहाँ पे पहुँचे हैं, अब तक उनके बगल में ही बैठे हैं, उनकी जो जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत भी हो रही थी कल, अभी भी उनके बगल में ही बैठे हुए हैं। तो पूरी जो अभी तक जो तैयारियां की गई हैं यहाँ से राजाजी हॉल से मरीना बीच तक जो करीब 20 या 25 मिनट लगेंगे, क्योंकि वो गाड़ी में लेके जाएंगे। जो भी लोग आसपास हैं जो उनको देखना चाहेंगे तो उनको अपनी अंतिम जो श्रद्धांजलि अर्पित करना चाह रहे हैं उन सबको दिखाते हुए आखिर में उनकी अंतिम संस्कार मरीना बीच में होगी, 4:30 बजे के आसपास होगी। और हमें पता है कि जिस तरह से जयललिता को मानना है कि एक अच्छी हर चीज़ के लिए एक अच्छी समय देखते हुए, ऑस्पिशियस टाइम देखते हुए करती है, तो उसी को नज़र रखते हुए 4:30 बजे का टाइम उन्होंने चुना है। हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक जानकारी ये दे दें कि दरअसल प्रधानमंत्री के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी होगी, तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी होगी। माना जा रहा है कि राहुल गांधी भी वहां पर जाएंगे। तमाम नेताओं के बीच यह एक ऐसे राजनेता या कहें ऐसे जननेता की एक विदाई है, जिस विदाई के मद्देनजर तमिलनाडु में जो सियासी राजनीतिक जमीन जयललिता के बाद जिस शून्यता को जन्म दे रही है, क्या वो राजनीतिक तौर पर सबकी नज़र भी उस राजनीतिक जमीन पर, यह भी एक सवाल है। पनीरसेल्वम की पहचान इस रूप में है कि वो सबसे नज़दीक जयललिता के थे, लेकिन शशिकला भी सबसे नज़दीक, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो काम जयललिता के जरिए ही होते रहे, जयललिता ही चेहरा थी, जयललिता ही